नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एकलव्य कोचिंग क्लासेस नेठाना की ओर से अभिनंदन है, परिणाम है, स्वागत है। तो हमने जो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता करवाई थी, बहुत सारे बच्चों ने बड़ी उत्सुकता के साथ भाग लिया और अपना आकलन करने की कोशिश भी की थी। और एक ऐसा एहसास भी हुआ था कि 2000 क्वेश्चन जो एक सीमित टारगेट देकर के ये प्रतियोगिता हुई थी, तो उसके अंदर अपना स्थान कैसे हम अव्वल कर सकते हैं, किस प्रकार की तैयारी हमारी होनी चाहिए। यानी एक समय एक तो समय निश्चित था और दूसरा प्रश्न भी इसके अंदर सीमित थे। 2000 प्रश्नों के माध्यम से, जहाँ पर बात करें हम, राजस्थान जीके और जनरल साइंस के क्वेश्चन थे। इसके अलावा मैथ रीजनिंग वाला कोई सिस्टम था नहीं, तो उसके अंदर अपनी माइंड कितना अपना कवर कर सकता है, हमारी कितनी कैपेसिटी है, तो आपने अपना आकलन जरूर किया था। तो इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में विद्यार्थियों का भी बड़ा योगदान रहा था। और साथ में चाहिए हम बात कर लेते हैं आलोक स्कूल से जो विकास जी कसुआ है, प्रणामी कॉलेज से इंद्रपाल जी ढाका, एकलव्य कॉलेज से पवन जी ढाका, या बात करें हम बरवाड़ी स्कूल से सुभाष पब्लिक स्कूल से है रमेश जी हुड्डा है, और अमर ज्योति स्कूल है नोहर का, वहाँ से देवीलाल जी मूड है, और रामगढ़ से मुकेश जी है। तो उन्होंने इस प्रतियोगिता में हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया था। साथ साथ में एकलव्य टीम और सरदार पटेल विद्यालय की जो टीम थी नेठाना की, तो उन्होंने अपना बहुत ही नेक समय देते हुए हमारे इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में बड़ा योगदान दिया। हालांकि इस जो हमने पेपर बनवाया था उसके अंदर ना तो हमारी टीम को ये मालूम था कि किस प्रकार से ये पेपर होना है, और अभी भी एग्जाम होने के बाद अध्यापकों के द्वारा इस पेपर का अवलोकन किया गया था। देखिए, इस प्रतियोगिता के अंदर कक्षा 6 से 7, 8, 9 यानी कक्षा 6 से विद्यार्थियों ने भाग लिया था, जबकि हमने ये टारगेट रखा था 9 से 12, और 12 के बाद है वो सीनियर वर्ग आता है। लेकिन बच्चों ने अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पर फॉर्म भरे थे। वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चल रहा होगा जरूर कि कुछ बच्चों के तो चल ही रहा होगा कि कंप्यूटर इसका इनाम है, साइकिल है 5100 रुपया, बहुत बहुत सारे इनाम है। तो बच्चों ने चाहे वो देख करके अपना आकलन करने की कोशिश की हो, लेकिन वो मार्कशीट का भरना, एक परीक्षा के अंदर बैठ करके पेपर देना, उनके लिए कुछ सीखने का काम था। अब बात कर लेते हैं कॉलेज वाले विद्यार्थी या कंपटीशन वाले विद्यार्थियों ने भाग लिया था, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ये दिमाग में जरूर चला था कि हमें इस प्रतियोगिता के माध्यम से आकलन करना चाहिए। दूसरा, इस प्रतियोगिता को लेकर के इस प्रतियोगिता को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में संशय भी था कि पता नहीं प्रतियोगिता समय पर होगी, इसका इनाम भी आएगा, इसका रिजल्ट भी आएगा, किस प्रकार से परीक्षा होगी। लेकिन जब हमारे सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिकली ये एडमिट कार्ड जारी किए गए, तो एडमिट कार्ड का प्रारूप देख करके बहुत सारे बच्चे ये प्रभावित हुए थे, गार्जियन भी प्रभावित हुए थे। ये प्रतियोगिता है कुछ अलग ही अंदाज में करवाई जा रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रतियोगिता का करवाने का उद्देश्य न तो हमारी कोचिंग की एडवर्टाइजमेंट करना है, यानी हम ये तो नहीं चाहते ना कि एक गांव के अंदर जो हमारी कोचिंग चल रही है, बाहर से बच्चे आने यहाँ पर शुरू हो जाए, हम पढ़ाएं या हमारी कोचिंग के अंदर आर्थिक शोक मिले, इस प्रकार का कोई संशय था नहीं। केवल इतना संशय था कि विद्यार्थियों का आकलन किस प्रकार से किया जाए। बहुत सारी प्रतियोगिता हमने भी देखी है, हमने भी भाग लिया प्रतियोगिता के अंदर, हमारी टीम ने भी भाग लिया है, लेकिन कुछ प्रतियोगिताएं कागजों में समाप्त हो गई थी। तो ऐसी प्रतियोगिताओं को हम दूर करना चाहते थे। तो इसी को उद्देश्य लेकर के एक तो साथ में बच्चों का आकलन होगा, और दूसरा जो काम है इस समय के आधार पर, और जो हमने टारगेट बच्चों को दिया सीमित प्रश्नों पर, बच्चों को एक टारगेट अचीव करने का जो कोशिश करवाई गई, वो हमारी टीम का सराहनीय कदम मान लीजिए आप। तो दूसरी बात हम बात कर लेते हैं कि बच्चों के एग्ज़ाम होने के बाद ही, यानी जैसे 9 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, तो एग्ज़ाम होने के बाद ही बच्चों के एसएमएस आने शुरू हो जाए, सर रिजल्ट कब आएगा, सर इसके आंसर की कब आएगी। तो हमने पहले बता दिया था इसका रिजल्ट है वो 28 फरवरी को आने वाला है, और उससे पहले ही हम कोशिश करेंगे बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए इसका परिणाम है वो जल्दी घोषित करें, और जल्दी एक सांस्कृतिक मंच के माध्यम से बच्चे को मोटिवेट करने का काम करें। तो आज वो दिन आ गया है जो 9 फरवरी के एग्ज़ाम के बाद आंसर की जारी करने का ये विशेष दिन। तो यहाँ पर हम आज 150 प्रश्नों की कुल, जो हमने परीक्षा के अंदर 150 प्रश्न लिए थे, 150 प्रश्नों के आंसर देखेंगे कौन कौन से आंसर है, और कुछ प्रश्न यहाँ पर डिलेट भी होंगी। डिलेट होने के बाद जितने प्रश्न बचेंगे उसके अंदर से बच्चों के जो मार्क क्षमता वो हम निर्धारित करेंगे। प्रत्येक मार्कशीट को बड़ी सावधानी पूर्वक जांची जाएगी, और प्रत्येक मार्कशीट को हम बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि आगामी जो प्रतियोगिता होगी
तो उसके अंदर बच्चों की कुछ हड़बड़ाहट समाप्त हो जाए और इस जो आने वाली प्रतियोगिता है वो उसको आप नए ढंग से और अच्छे ढंग से तैयारी करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर हमने टाइम भी काफ़ी दिया था, 150 मिनट का टाइम दिया था, प्रत्येक पर्सन 1 मिनट में करना था। कुछ बच्चों ने 1 घंटे के अंदर ही इसको समेट कर रख दिया, 1 घंटे के अंदर ही, और कुछ बच्चों ने इसको 2 घंटे के अंदर। शायद ही कोई बच्चा होगा जिसने 2.5 घंटे का पूरा समय लिया होगा। तो यहाँ पर तो हमने एक मिनट बराबर 1% दिया था। आगामी जो प्रतियोगिता होगी उसके अंदर हम टाइम भी कम रखेंगे और प्रश्नों का ये लेवल है वो विद्यार्थी की कक्षा के आधार पर और विद्यार्थी की क्षमता के आधार पर हम रखेंगे कि अभी तो हमने ये लेवल दे दिया, अभी छठी क्लास का बच्चा है वो 12वीं क्लास के बच्चे के अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर तो हमने 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक रखा था, लेकिन छठी क्लास 7वीं क्लास 8वीं क्लास के बच्चों ने भी फॉर्म भरा था, तो वो तो अपनी इच्छा अनुसार थी। दूसरी बात, एक कंपटीशन के एक लंबे समय तक तैयारी करने वाला, लंबे समय से तैयारी जो विद्यार्थी कर रहा है वो एक सीनियर विद्यार्थी जो बीए फर्स्ट ईयर के अंदर या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ रहा है तो उसकी होड़ा वो नहीं कर सकता। फिर भी एक यहाँ पर आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि सर पेपर हार्ड था, क्योंकि हमने लगभग इसके अंदर 1.5 महीने का समय दे दिया था और 2000 पर्सन आपको कवर करने थी, जिसमें से 1700 पर्सन राजस्थान जीके के थे और 300 पर्सन थे वो जनरल साइंस के थे, साइंस के। तो इसमें हमारी शायद ही कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि एक टारगेट देकर के हमने ये प्रतियोगिता करवाई थी। ऐसा अगर होता कि कहीं से भी पर्सन आएगा तो वहाँ पर हम महसूस कर सकते थे कि पेपर का लेवल हार्ड आया है, कैसा आया है, वहाँ पर हम जरूर महसूस करते हैं। यहाँ पर आपको 2000 प्रश्नों का टारगेट देकर के ये प्रतियोगिता करवाई गई है, तो यहाँ पर शायद ही ऐसी कोई बातें चलनी चाहिए। तो चलो शुरुआत करते हैं आंसर की के बारे में। तो सबसे पहले देख लीजिए, आप यहाँ पर 150 पर्सन दिए गए थे, हमने बताया भी था प्रत्येक पर्सन का मात्र एक ही उत्तर दीजिए। एक से अधिक उत्तर देने की दशा में पर्सन को उत्तर को गलत माना जाएगा। जैसे कुछ विद्यार्थियों ने ये जो कॉलम बनाए हुए हैं जैसे ABCD वाले, ठीक है ना, तो यहाँ पर विद्यार्थियों ने क्या किया, जल्दी जल्दी में थोड़ा सा टिक मार यहाँ पर कर दिया, फिर उसको याद आया कि इसका तो ऑप्शन बी होना है, तो यहाँ पर ये प्रश्न बिल्कुल गलत माना जाएगा। क्योंकि जो हम सिस्टम के द्वारा ये मार्कशीट चेक करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो इस प्रश्न को कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरी बात, कुछ सीनियर वाले विद्यार्थी थे, उनके जो गोले भरने का तरीका था वो इस प्रकार से आ रहा था। तो आगे आगे है, इस प्रकार से ध्यान रखिए आप, क्योंकि जो प्रशासन के द्वारा जो प्रतियोगिता ये करवाई जा रही है भर्तियों की, तो वहाँ पर ऐसे गोले को गलत माना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर हम इस प्रकार से गोले को गलत नहीं मानेंगे और आपको बढ़िया तरीके से हम अचीव करेंगे, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें, कुछ विद्यार्थियों ने बार बार कहने के बावजूद भी रोल नंबर है वो मिस्टेक से या गलती से कुछ अलग ही भर दिया था। नाम में भी थोड़ा कंफ्यूज थे विद्यार्थी, और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हो सकते हैं, शायद मैं नहीं कहूँगा कि ऐसे विद्यार्थी होंगे, हो सकते हैं जिन विद्यार्थियों ने सीनियर के अंदर फॉर्म भरा था और बाय मिस्टेक अगर उन्होंने जूनियर मार्कशीट के अंदर जूनियर भर दिया है तो उसकी मार्कशीट बिल्कुल चेक नहीं होगी। क्योंकि फॉर्म भरते समय, हाँ, एक दो बच्चे ऐसे भी थे कि जिनका फॉर्म भरते समय ये गलती से हमारे हमारे द्वारा शायद हो गया हो या विद्यार्थी ने पहले सीनियर बोला हो, लेकिन जो 12वीं अध्ययन रहते हैं उनका हमने सीनियर कर दिया था, तो उनका तो हमने करेक्शन कर दिया सिस्टम के अंदर बाद में। तो उनकी तो मार्कशीट के अगर उन्होंने फॉर्म के अंदर उनका सीनियर है और मार्कशीट के अंदर उनका जूनियर है, तो हमारे पास उनकी रिपोर्ट पहले आ गई तो उनका तो हमने करेक्शन कर दिया। लेकिन जो विद्यार्थी सीनियर वर्ग के थे उन्होंने देखा होगा कि शायद कि आप जूनियर में अगर हम फिल कर देते हैं तो कहीं ना कहीं स्थान हमारा बन सकता है, तो ऐसे विद्यार्थी की मार्कशीट है बिल्कुल चेक नहीं की जाएगी। आगे देखिए, हम आंसर की कर लेते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अनुचित साधनों का प्रयोग बिल्कुल तो नहीं किया गया। आपने जो अनुशासन तरीके से इस प्रतियोगिता को सफल कराने का जो काम किया है वास्तव में काबिले तारीफ है। लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने क्या किया था, करेक्शन किया था वाइटनर के द्वारा नहीं, अपने नाखूनों से जैसे ओमार शीट के अंदर मैंने 4-5 ओमार शीट ऐसी देखी है, जैसे वहाँ पर डी ऑप्शन फिल कर दिया, उसके बाद उसको करेक्शन किया गया था, ठीक है ना, नाखून के द्वारा, तो वह उसका पर्सन है वो डिलीट है, बिल्कुल अच्छी तरीके से होगा। आगे हम बात करें आंसर की, तो देखिए सबसे पहला जो पर्सन है विद्यालयों की, देखिए
विद्यालयों के अध्यापन के साथ विषयों के अध्यापन के साथ छात्रों के मानस में राष्ट्रीय भावनांकुरित करने हेतु अर्जुन लाल सेठी ने किस संस्था का गठन किया था? तो अर्जुन लाल सेठी के द्वारा वर्धमान विद्यालय संस्था का गठन किया गया था। पहले के अंदर बी ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न देखिए अपना, देखिए 1 सितंबर 1940 को श्री गुलाबचंद काला द्वारा कौन सा समाचार का प्रकाशित किया गया था? कौन सा समाचार प्रकाशित किया गया था गुलाबचंद काला के द्वारा? तो उनके द्वारा जय भूमि है वो प्रकाशित किया गया था। प्रश्न नंबर 3 की हम बात करें तो प्रश्न नंबर 3 है वो डिलीट किया गया है। इसके पीछे मैं कारण आपको बता देता हूँ, ये प्रश्न डिलीट हो चुका है भाई। कारण है इसका कि यहाँ पर आपको बीकानेर राज्य परिषद दिखाया गया, उसका भी 1942 में था और शाहपुरा 1942 में था। तो दोनों के ऑप्शन 1942 आ रहे हैं, तो यहाँ प्रश्न ये बिल्कुल डिलीट किया गया है प्रश्न नंबर 3। अगला देखिए प्रश्न नंबर 4 है, यहाँ पर निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, प्रश्न नंबर 4 का हम बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 का जो ऑप्शन है वो है इसका ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन है वो है नंबर 3, अणखला किला। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है वो रहेगा यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 का सही, अणखिला किला कर्ण सिंह के द्वारा, ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न अपना नंबर 5, मेवाड़ रियासत में, देखिए मेवाड़ रियासत में मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मोहन मंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था, जगत सिंह प्रथम के द्वारा। आगे प्रश्न है मारवाड़ में सिकर चंद मंदिर का, प्रश्न नंबर 6 ये, मारवाड़ में सिकर चंद मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? यहाँ पर किसका शासन काल पूछा गया है, तो अजीत सिंह के शासन काल में इसका निर्माण हुआ था। अगला है शिकार हेतु सूअरों को पाले जाने वाले क्षेत्र पर लिया जाने वाला कर कौन सा होता है? शिकार हेतु जो सूअर पाले जाते हैं जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र पर कर लिया जाता है उसे तालिया कर कहा जाता है। कौन सा? तालिया कर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, मानमहल। प्रश्न है मानमहल राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? मानमहल राजस्थान के पुष्कर यानी अजमेर क्षेत्र में आता है, पुष्कर के अंदर आता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर वाला, देखिए यहाँ पर निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ अभ्यारण्य और स्थापना वर्ष दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए भैंसुरगढ़ अभ्यारण्य का 1983 के अंदर, और दूसरा देखिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य है ये 1980 के अंदर, बंद बारेटा है ये 1985 में, और कनक सागर अभ्यारण्य 1987 के अंदर। ऑप्शन अपना 1 नंबर है बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले निम्न में से रामशाही चेहरेशाही रुपया किस रियासत में चलते थे? तो ये दोनों ही रुपया है बूंदी रियासत में चलते थे। कौन सी? बूंदी रियासत के अंदर चलते थे। अगला प्रश्न है भाई, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, असंगत वाक्य को छांटना है, पुस्तक और लेखक दिया गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले बात कर ले, यहाँ पर जो है इसका उत्तर रहेगा शेष कादम्बरी यशवंत व्यास के द्वारा लिखी नहीं गई है, अलका जी के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। यहाँ पर 11 नंबर का सी ऑप्शन है ये सही रहेगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 12 देखिए, रूपयान संस्थान जोधपुर द्वारा, देखिए रूपयान संस्थान जोधपुर द्वारा प्रकाशित पत्रिका निम्न में से है? तो रूपयान संस्थान के द्वारा मरुचक्र पत्रिका है वो निकाली जाती थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पीप नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? पीप नामक पुस्तक है ये जय नारायण व्यास के द्वारा लिखित है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी लादूराम जी और आद्यंतर क्रमशः किस क्षेत्र से है? तो लादूराम जी का संबंध है वो सीकर से है, और आद्यंतर का है ये भरतपुर से, सीकर और भरतपुर उसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 15 है, नए जवाई के आगमन पर मरुस्थलीय क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य कौन सा होता है? नए जवाई के आगमन पर मरुस्थलीय क्षेत्र में जो नृत्य किया जाता है वो है किलियो बोरियो नृत्य। अगला प्रश्न अपना, पिटोड़ किस श्रेणी का वाद्यंत्र है? पिटोड़ किस श्रेणी का वाद्यंत्र है? तो यह एक घन वाद्यंत्र है। कौन सा है ये? घन वाद्यंत्र। अगला है, कान्हा सेवक व गीडो जी किस लोकनाट्य के प्रसिद्ध कलाकार है? कान्हा जी और गीडो जी ये रम्मत के प्रमुख नाट्यकार है, कान्हा जी और गीडो जी। अगला प्रश्न देखिए, पति खां और मुने का, देखिए
पत्ती खां और मुने खां किस लोकवाद्य यंत्र के वादक माने जाते हैं? तो पत्ती खां और मुने खां दोनों ही सारंगी के वादक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए अब, आरस रामायण, देखिए आरस रामायण चित्र किस शैली में चित्रित है? तो ये मेवाड़ शैली में चित्रित है। कौन सा? मेवाड़ शैली के अंदर चित्रित है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्न में से सुमेलित कीजिए। एक तरफ विश्वविद्यालय का नाम है और दूसरा है यहाँ पर स्थापना वर्ष। तो आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना 2000, देखिए यहाँ पर आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना 2002 के अंदर हुई थी। दूसरा बात करें महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय 1999 के अंदर। तीसरा जो बात करें हम, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय 2001 और राजस्थान विश्वविद्यालय स्वास्थ्य ये 2004 के अंदर। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन है वो रहेगा सी। कौन सा ऑप्शन रहेगा यहाँ पर? ऑप्शन इसका रहेगा भाई सी ऑप्शन, बिल्कुल सही रहेगा प्रश्न नंबर 20 का। ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम, मंडफिया स्थान मेवाड़ के किस पंचपीठ से संबंधित है? मंडफिया स्थान है ये एकलिंगनाथ जी से संबंधित है, एकलिंगनाथ जी से। वन आई साइडमैन से चर्चित शासक किस वंश से है? वन आई साइडमैन, तो ये गहलोत वंशीय शासक है, गहलोत वंशीय शासक है। आगे देखिए आप, निम्न में से असंगत की पहचान कीजिए। निम्न में से असंगत प्रश्न नंबर 23, और प्रश्न नंबर 23 का उत्तर रहेगा अपना बी, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला व प्रतिशत झुंझुनू। ये बी ऑप्शन है, बिल्कुल असंगत रहेगा। अगला है प्रश्न, देखिए प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो प्रश्न नंबर 24 का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा, देखिए निम्न में से सुमेलित कीजिए। तो प्रश्न नंबर 24 का रहेगा वो रहेगा प्रथम लोक अदालत। प्रथम लोक अदालत है ये कोटा के अंदर, प्रथम लोक अदालत। प्रथम स्थायी लोक अदालत है ये उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है ये उदयपुर के अंदर है। अगली बात करें हम, इसका नंबर 3 वाला देखना आप, देखिए प्रथम सहकारी समिति, प्रथम सहकारी समिति क्या हो गया भाई इसको। प्रथम सहकारी समिति की बात करें तो प्रथम सहकारी समिति है अजमेर के अंदर, और प्रथम स्टॉक एक्सचेंज की बात कर ले तो ये है भाई अपना जयपुर के अंदर। कहाँ पर? जयपुर के अंदर। ऑप्शन सीधा सी बात है ए आएगा इसके अंदर। कौन सा आएगा? ए ऑप्शन आएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, आदिवासी सद्भाव का मेला कहाँ, मेला किस जिले में लगता है? आदिवासी सद्भाव का मेला लगता है उदयपुर जिले के अंदर। कहाँ लगता है? उदयपुर जिले के अंदर लगता है। प्रश्न नंबर 26 देखिए, प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्रेम सिंह का संबंध किस खेल से है? प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्रेम सिंह का संबंध है वो किस खेल से है? उसका संबंध है पोलो से। किससे? पोलो से। अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर दिया गया है प्रश्न, एक तरफ प्रथम दिए गए और उनका संबंध दिया गया है। प्रथम, सबसे पहले प्रथम पद्म विभूषण की बात कर लें तो वो है कंवर सेन। कौन है? कंवर सेन, कंवर सेन। दूसरा प्रथम सूचना आयुक्त है, प्रथम सूचना आयुक्त है वो एमडी कोरोनी, एमडी कोरोनी। तीसरा प्रथम ग्रेमी अवार्ड किसको मिला? पंडित विश्वनाथ को, विश्व मोहन भट्ट को प्रथम पुरस्कार ये डॉक्टर प्रमोद करण को। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चों ने बताया कि दो ऑप्शन इसके अंदर डी सी बी ए, डी सी बी ए, यहाँ पर दो ऑप्शन है वो बिल्कुल सिमिलर है। तो यहाँ पर मैंने उनको बताया भी था और बताने की इसके अंदर आवश्यकता नहीं। अगर किसी बच्चे ने ए भरा है या सी भरा है तो मैंने ये बताया था कि अगर दोनों ही उत्तर इसके सही आते हैं तो चाहे वो ए भर दो सी भर दो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसका उत्तर आ रहा है वो डी आ रहा है, तो डी का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की प्रथम महिला डॉक्टर पार्वती का संबंध किस जिले से? पार्वती जी का संबंध है वो जोधपुर जिले से। पार्वती का संबंध है वो जोधपुर जिले से। चलो अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर वाला, राजस्थान का सबसे बड़ा, देखिए राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी महल कहाँ स्थित है? राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी महल है वो जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर? जोधपुर में। निम्न में से, प्रश्न नंबर 30 देखिए, निम्न में से असंगत को पहचानिए। तो यहाँ पर देखिए जो दिया गया है, राज्य का सबसे छोटा नगर मसूदा, ये इसका असंगत है। तो 30 नंबर का सी उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 31 का। प्रश्न नंबर 31 है कि राजस्थान में बत्स बारस का त्योहार कब मनाया जाता है? बत्स बारस का त्योहार है ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वादशी को मनाया जाता है। बी उसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है अपना,
देखिए प्रश्न नंबर 32 में लिखा गया है, राजस्थान में राजनीतिक क्रांति को पहली बार लाने का ओए किसे जाता है, ओए किससे जाता है, श्रेय किसे जाता है, ठीक है ना। तो क्रांति का पहली बार लाने का श्रेय किसे जाता है, तो ये अर्जुलाल जी सेठी को जाता है। किसे जाता है, अर्जुलाल सेठी को जाता है। अगला है निम्न में से असंगत को पहचानिए। प्रश्न नंबर 30 में दिखाया गया है। प्रश्न नंबर 30 के अंदर असंगत को पहचानना है, तो यहाँ पर रहेगा इसका उत्तर प्रश्न नंबर 33 का 33 का उत्तर ये रहेगा भाई, लकड़ी फर्नीचर का सबसे बड़ा बाजार चित्तौड़गढ़, तो ये अपना असंगत रहेगा बिल्कुल, है ना। प्रश्न नंबर 34 देखिए, राजस्थान का कौन सा गांव शहीदों वाला गांव के नाम से जाना जाता है, तो ये खेरवा या खेरका गांव है, वो जाना जाता है। सी रहेगा इसका उत्तर भी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जो मटका कला के लिए प्रसिद्ध है, मटका कला के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो है अलवर जिला। कौन सा है, अलवर जिला। अगला प्रश्न है अपना कर्ण। देखिए कर्ण किस श्रेणी का वाद्यंत्र है, कर्ण है वो किस श्रेणी का वाद्यंत्र है, ये सुशीर वाद्यंत्र। कौन सा है, सुशीर वाद्यंत्र है। अगला प्रश्न अपना 37 का देखिए, निम्न में से असंगत को पहचानिए, तो यहाँ पर घोषा दिया गया है। घोषा एक सुशीर वाद्य, अंतर नहीं है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, बी अपना बिल्कुल ऑप्शन सही रहेगा 37 का। प्रश्न नंबर 38 देखिए भाई, प्रश्न नंबर 38 देखिए, लड़की के विवाह के अवसर पर मेवात क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, लड़की के विवाह के अवसर पर मेवात क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो मेवात क्षेत्र में जो नृत्य किया जाता है वो है खारी नृत्य। कौन सा, खारी नृत्य किया जाता है। अगला है, तुलिका कलाकार परिषद चित्रकला संस्थान कहाँ पर है, तो ये उदयपुर के अंदर, 39 के अंदर ऑप्शन रहेगा अपना डी सही, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 40 देखिए, राजस्थान के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी ज्वाला प्रसाद शर्मा का संबंध किस क्षेत्र से माना जाता है, ज्वाला प्रसाद का संबंध है वो अजमेर क्षेत्र से माना जाता है, अजमेर क्षेत्र से। अगला प्रश्न अपना देखिए, प्रश्न नंबर 41, युग धर्म यह वह औदुंबर पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई थी, तो ये हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा लिखी गई थी, हरिभाऊ उपाध्याय। प्रश्न नंबर 42 के अंदर देखिए आप, निम्न में से असंगत को छांटिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले असंगत पुस्तक को लेकर दिए गए यहाँ पर, तो जगह जैसी जगह नरेश गोयल के द्वारा नहीं रचित है, जगह जैसी जगह, यहाँ पर बी ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर अगला देखिए आप, प्रश्न नंबर 43, प्रश्न नंबर 43 देखिए आप, देखिए वर्धा नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था, तो वर्धा नामक पत्रिका का प्रकाशन है वो राजस्थानी साहित्य समिति बिसाऊ के द्वारा, राजस्थान साहित्य समिति बिसाऊ के द्वारा है किया जाता था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए आप, कब्रिस्तान में पंचायत पुस्तक के लेखक कौन है, कब्रिस्तान में पंचायत पुस्तक के लेखक है केदारनाथ सिंह। कौन है, केदारनाथ सिंह। प्रश्न नंबर 45 है, जुप्पी एक प्रकार का कर है, जुप्पी है वो एक प्रकार का पशु कर होता है, क्या होता है, पशु कर होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए अब 46, ठीक है, जानसागर तालाब, देखिए जानसागर तालाब राजस्थान के किस जिले में है, तो जानसागर है ये जोधपुर जिले में आता है। 47 प्रश्न है, बदराना में राणा प्रताप के द्वारा कौन सा मंदिर बनवाया गया था, बदराना में हरिहर मंदिर बनवाया गया था। कौन सा, राणा प्रताप के द्वारा हरिहर मंदिर है वो बनवाया गया था। प्रश्न अगला है देखिए आप, देखिए उषा मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है, उषा मंदिर राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। 48 का रहेगा अलवर जिला, ठीक है ना। हाँ जी, प्रश्न नंबर 49 देखिए, नागौर का किला, नागौर के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, नागौर के किले का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था। देखिए नागौर के किले का निर्माण है वो करवाया गया था मोहम्मद बहालिम के द्वारा, किसके द्वारा, मोहम्मद बहालिम। 49 का रहेगा 3 नंबर उत्तर। करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, करौली प्रजामंडल के संस्थापक थे मुंशी त्रिलोकचंद माथुर रहे थे, ठीक है ना। 51 देखिए, 51 का क्या आंसर रहने वाला है, निम्न में से असंगत को छांटिए आप। असंगत की बात कर ले, यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन रहेगा अपना, डीएनए संश्लेषण प्रतिपादन मेंडल के द्वारा नहीं किया गया, बी ऑप्शन रहेगा इसका, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 52,
प्रश्न नंबर 52 देखिए आप, देखिए सुमेलित कीजिए, यहाँ पर सुमेलित करना है आपको। देखिए एंटेमोलॉजी है, ये कीटों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। ओकोलॉजी में कैंसर रोगों का अध्ययन किया जाता है। अगला है लेपिडेटेरियोलॉजी, इसके अंदर है वो किसका, तितलियों का अध्ययन किया जाता है। और एंटोमोलॉजी अध्ययन है वो कीटों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। एंटोमोलॉजी है वो कीटों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन रहेगा अपना ये CADB, CADB, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न है अपना ड्रेमेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है 53 के अंदर। तो ड्रेमेटोलॉजी का अध्ययन है वो किया जाता है, कहाँ चला गया भाई, आराम से देखिए। इसमें जो अध्ययन किया जाता है वो मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है, मानव त्वचा का। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना सही रहेगा। प्रश्न अगला है ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ब्राउन एयर का शब्द का प्रयोग है ये प्रकाश रासायनिक धुएं के लिए किया जाता है। प्रकाश रासायनिक धुएं के लिए इसका प्रयोग है वो किया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लोहा सकितनीयता रोग होने का कारण क्या होता है। तो ये कारण होता है सिलिका के कारण। किसके कारण होता है, सिलिका के कारण होता है। प्रश्न नंबर 56 देखिए आप, देखिए ओजोन कितनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसीय क्षोभ उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो इसका उत्तर रहेगा भाई 9.0 ppm, 9.0 ppm। अंतः पृथ्वी जालिका किसकी बनी होती है। अंतः पृथ्वी जालिका है ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। तो प्रश्न नंबर 58 देखिए, प्रश्न नंबर 58, प्रश्न नंबर 58 देखिए भाई, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो कोशिका का रसोई घर कहा जाता है हरित लवक को। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, हरित लवक और हरित लवक। जिसने ए किया है उसका भी सही है, जिसने डी किया है उसका भी सही है, ठीक है ना। दोनों ही ऑप्शन इसके अंदर सही माने जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए आप 59, पत्तियों का हरा रंग, देखिए पत्तियों का हरा रंग, पत्तियों का हरा रंग कौन प्रदान करता है, कौन सा हार्मोन होता है या पत्तियों का हरा रंग जिससे होता है। तो पत्तियों का हरा रंग है वो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। ए रहेगा इसका उत्तर। अगला है वास्तविक केंद्रक किसमें, ये हो गया 60 नंबर वाला रह गया ना। पुष्पी पादपों को किसमें रखा जाता है। पुष्पी पादपों को रखा जाता है पेंड्रोगैम्स में। किसमें, बी इसका उत्तर गया पेंड्रोगैम्स। वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है। वास्तविक केंद्र है वो जीवाणु के अंदर है वो अनुपस्थित होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कवक, प्रश्न अगला है 62 नंबर, कौन सा कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी क्रियात्मकता संबंध को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है भाई माइकोराजा। कौन दर्शाता है, माइकोराजा दर्शाता है। 63 नंबर क्वेश्चन रहेगा, जड़ में भोजन संग्रह करके वृद्धि जनन करने वाला पौधा कौन सा होता है। तो वृद्धि जनन करने वाला पौधा होता है शकरकंद। क्या होता है, शकरकंद होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए 64, पौधे के बोनेपन को, देखिए पौधे के बोनेपन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पौधे के बोनेपन को नियंत्रित किया जाता है माफुक्टिन के द्वारा, माफुकिटिन के द्वारा। बी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है भाई 65 नंबर प्रश्न रहेगा कि निम्न में से असंख्य को छांटिए। विश्व में सबसे लंबा पौधा ये यूकेलिप्स होता ही है। तो अगला है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प, देखिए विश्व का सबसे बड़ा पुष्प बुल्फिया नहीं होता, बुल्फिया सबसे छोटा पुष्प होता है। तो बी इसका असंख्य रहेगा भाई, ठीक है ना। 66 के अंदर देखिए 66, 66, कटल फिश के नाम से जाना जाता है, कटल फिश के नाम से सीपिया मछली है वो जानी जाती है। बी इसका ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 67 और इसका उत्तर रहेगा, मनुष्य के शरीर में एंट एमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में आंत में पाया जाता है, कहाँ पर, बी ऑप्शन रहेगा आंत में पाया जाता है। अगला है लेगरहैंस की द्वीपिका कहाँ स्थित होती है। लेगरहैंस की द्वीपिका है वो अग्नाशय में होती है। कहाँ पर होती है, अग्नाशय के अंदर होती है। प्रश्न नंबर
वहीं इधर देखिए ट्रेकिया कहाँ स्थित होता है, ट्रेकिया होता है वो वक्स गुहा के अंदर होता है, कहाँ पर, वक्स गुहा के अंदर होता है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 70 देखिए आप, जीवित अवस्था में अस्थि के चारों ओर कौन सी झिल्ली होती है, जीवित अवस्था में अस्थि के चारों ओर है वो झिल्ली होती है, वो होती है पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम झिल्ली होती है, ठीक है ना। अगला है 71 नंबर, 71 है, वक्र का भीतरी अवतल सतह क्या कहलाता है, तो ये हाइलिम कहलाता है, क्या कहलाता है, हाइलिम, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 72 की बात कर लेते हैं। तो लगभग तो 50% हमने कवर कर लिया, आपको पता ही चला हुआ कि आपका लेवल है वो किस और नज़र आ रहा है। तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से आपने तैयारी की है तो और आपके माइंड की कैपेसिटी और सुधार पे आपका आंकलन है वो सही चल रहा ही होगा। अगला प्रश्न देखिए आप, फुफ्फुस का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, फुफ्फुस का उत्सर्जी पदार्थ होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, बी रहेगा इसका ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक क्या होता है, रक्त स्कंदन के लिए थ्रोम्बिन हार्मोन की आवश्यकता होती है, सी ऑप्शन रहेगा। 74 के अंदर के शुद्ध रक्त को मस्तिष्क में ले जाती है, शुद्ध रक्त को मस्तिष्क में ले जाने का काम करती है कैरोटिड धमनी, बी ए रहेगा इसका ऑप्शन, ठीक है ना। किस हार्मोन्स की अधिकता से अस्थियां कोमल तथा टेढ़ी हो जाती है, कोमल और टेढ़ी हो जाती है, वो होती है पैराथोर्मिन हार्मोन के कारण, पैराथोर्मिन हार्मोन के कारण हो जाती है। तो प्रश्न नंबर 76 देखिए आप, यदि प्रश्न नंबर 76 देखिए, यदि किसी सामान्य व्यक्ति को स्ट्रेनिलिन का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो उसके हृदय की गति क्या हो जाएगी, उसके हृदय की गति है वो बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 77 नंबर देखिए, हार्मोन्स का आवश्यक मात्रा से कम स्त्रावण क्या कहलाता है, तो ये सबसे ये हार्मोन्स का आवश्यक मात्रा से कम स्त्रावण क्या कहलाता है, ये कहलाता है हाइपोटेंशन, क्या कहलाता है, हाइपोटेंशन कहलाता है। अगला देखिए प्रश्न 78, मनुष्य में शुक्राणु पर प्रोटीन पाई जाती है, मनुष्य में शुक्राणु पर प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, तो क्ल्यूपिन प्रोटीन पाई जाती है, सी रहेगा इसका ऑप्शन, क्ल्यूपिन। प्रश्न नंबर 79 देखिए आप, बहरे और गूंगे माता पिता की संतान, देखिए बहरे एवं गूंगे माता पिता की संतान का जीनोटाइप क्या होगा, तो उनका जीनोटाइप होता है वो ए ऑप्शन रहेगा अपना, ए बी बी, ठीक है ना। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है, ठीक है ना। 81 नंबर रहेगा, बिसलदेव की प्रेमिका राजमती कहाँ के शासक की पुत्री थी, बिसलदेव की प्रेमिका है ये मालवा की राजकुमारी थी। अगला प्रश्न है 82, राजस्थान में स्थित चाक्षु में शीतला माता का मेला कब बढ़ता है, चाक्षु जयपुर के अंदर है, शीतला माता का मेला है वो कब बढ़ता है, तो ये मेला बढ़ता है चैत्रकर्षण अष्टमी को, चैत्रकर्षण अष्टमी को ये मेला बढ़ता है, ए ऑप्शन रहेगा। अगला है पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है वो है जेद अविस्ता, जेद अविस्ता पारसियों का धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। 84% देखिए आप, देखिए निम्न में से राजस्थान में सियाओं का पवित्र स्थान कौन सा है, पवित्र स्थान कौन सा है, तो पवित्र स्थान है वो है तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ अजमेर। अगला प्रश्न देखिए, कृष्ण के बाल रूप की सेवा किस संप्रदाय के लोग करते हैं, कृष्ण के बाल रूप की सेवा है वो किस संप्रदाय के द्वारा की जाती है, तो ये वैष्णव संप्रदाय के द्वारा की जाती है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अगला वैष्णव संप्रदाय रहेगा इसका उत्तर, देखिए यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा वैष्णव संप्रदाय, बी। निम्न में से राजस्थान का कौन सा राजघराना शैव मत को मानने वाला था, कौन सा राजघराना, तो ये मारवाड़, कौन सा राजघराना था शैव मत को मानने वाला, मेवाड़ राजघराना। राजस्थान में दादू मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते थे, राजस्थान में दादू पंथ के जो लोग होते हैं दादू मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते थे किसको, गुरु मार्गदर्शन को, किसको, गुरु मार्गदर्शन को। अगला प्रश्न है टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है, टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक है वो है प्रमोद कुमार, कौन है, डॉक्टर प्रमोद कुमार। वैष्णव संप्रदाय की दो मुख्य गद्दियां राजस्थान में कहाँ स्थित है, वैष्णव संप्रदाय की मुख्य गद्दियां एक तो नाथद्वारा के अंदर, दूसरी कोटा के अंदर, सी ऑप्शन रहेगा अपना, ठीक है ना। 90 नंबर प्रश्न आ गया अपना, 90 नंबर, राजस्थान में कौन सा संप्रदाय, राजस्थान में कौन सा संप्रदाय राम की भक्ति और पूजा कृष्ण की भांति उन्हें रसिक नामक मानते हुए करते हैं, तो ये रामानुज संप्रदाय के लोग होते हैं, रामानुज संप्रदाय के लोग होते हैं। 91 देखिएगा आप, देखिए राजस्थान में सासू गांव, राजस्थान में सासू गांव जालोर में किस लोक देवता का मंदिर है, तो फतेह जी का मंदिर है वहां पर, किसका, फतेह जी का मंदिर है। राजस्थान में माता कुंडलानी का मेला कहाँ लगता है, कुंडलानी का मेला है वो रासमी के अंदर लगता है, चित्तौड़गढ़ में रासमी के अंदर, ठीक है ना।
अगला प्रश्न देखिए आप, निम्न में से असंगत को चुनिए, निम्न में से असंगत को चुनिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा है पत्थर का विमान रणथंभौर, पत्थर का विमान, ये बिल्कुल असंगत रहेगा, 93 के अंदर ए ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न देखिए आप 94, राजस्थान में कौन सी कला एवं सांस्कृतिक मंडली ने 1991 में भारत महोत्सव के आयोजन में वहां की जनता को अधिक आकर्षित किया था? तो ये क्या था? मरुस्थली में मोर, मरुस्थली में मोर, ऑप्शन बी रहेगा इसका उत्तर। प्रश्न अगला देखिए 95, राजस्थान के लोक देवता तल्लीनाथ के बचपन का नाम क्या था? तल्लीनाथ के बचपन का नाम था गागदेव, उन्हें गागदेव के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर अगला देखिए 96, देखिए 96 वाला प्रश्न देखिए, राजस्थान में नागवंशीय बगड़ावतों का देवमाली गांव किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो ये देवमाली गांव है, ये बसा हुआ है खारी नदी के किनारे। कहां पर? खारी नदी। निम्न में से असंगत को छांटिए। यहाँ पर असंगत दिखाया गया है देव नारायण जी देवधाम जोधपुर, यही जोधपुर में नहीं है, बी ऑप्शन रहेगा इसका सही 97 का। 98 वाला प्रश्न, 98 वाला प्रश्न देखिए, राजस्थान में लालचंद डड्डा, लालचंद डड्डा की हवेली कहाँ स्थित है? लालचंद डड्डा जी की हवेली है वो फलोदी के अंदर स्थित है। कहां पर है? फलोदी के अंदर। मुडियार की ख्यात में किसका वर्णन मिलता है? मुडियार की ख्यात में मिलता है मारवाड़ का वर्णन, मारवाड़ का वर्णन, यानी मारवाड़ के शासकों का वर्णन मिलता है। अगला है महामारू शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ था? महामारू शैली का प्रचलन है ये गुजर प्रतिहार के शासन काल में, गुजर प्रतिहार। अगला प्रश्न देखिए आप, नागभट्ट द्वितीय के द्वारा मुसलमानों को पराजित करने की जानकारी कहां पर मिलती है? तो ये ग्वालियर अभिलेख के अंदर मिलती है। कहां पर मिलती है? ग्वालियर अभिलेख के अंदर। यहाँ पर बी ऑप्शन रहेगा अपना ग्वालियर अभिलेख, ठीक है ना। कुंभा निर्मित कुशाल माता का मंदिर कहाँ स्थित है? कुशाल माता का मंदिर है वो बदनौर के अंदर स्थित है, बदनौर। नंबर 103 के अंदर देखिए, निम्न में से असंगत कौन सा है? देखिए प्रश्न नंबर 103 चला था अपना, निम्न में से असंगत कौन सा है? निम्न में से असंगत कौन सा है? यहाँ पर तो असंगत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 103 के अंदर है वो ऑप्शन अपना रहेगा, राज्यों में नहरों द्वारा सिंचाई, बी ऑप्शन है बिल्कुल अपना रहेगा सही 103 के अंदर। अगला प्रश्न देखिए आप 104 में, निम्न में से मेवाड़ का वर्तमान शासक का लेखक कौन है? पुस्तक लिखी गई मेवाड़ का वर्तमान शासक, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? 104 के अंदर माणिक्यलाल वर्मा जी रहेंगे, सी उत्तर रहेगा इसका सी। अगला प्रश्न देखिए आप 104 के अंदर, भारत की स्वाधीनता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली जी, क्लीमेंट एटली। अगला प्रश्न देखिए आप 106 नंबर, राजस्थान का नाना खराब क्षेत्र, देखिए राजस्थान का हाँ जी 106 नंबर देखिए आप, राजस्थान का नाना खराब क्षेत्र प्रसिद्ध है किस खनिज के लिए? यह क्षेत्र प्रसिद्ध है तो नाना खराब है, नाना खराब ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर अगला है 107, निम्न में से राम सिंह की परिस्थिति, देखिए यहाँ पर ये प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया, राम सिंह की परिस्थिति नहीं है, ये राय सिंह की थी, ठीक है ना, राय सिंह की। तो यहाँ पर ये प्रश्न है वो डिलीट किया जाता है अभी, ठीक है ना। 107 नंबर, राय सिंह की परिस्थिति के जो थे वो जैन मोहिता थे। कौन? जैन मुनि जयिता, ठीक है ना। 107 108 नंबर प्रश्न देखिए, प्रतिहार नरेश कुकुक का वर्णन है वो कहां पर मिलता है? कुकुक का वर्णन है वो गटियाला शिलालेख के अंदर। कहां पर मिलता है? गटियाला शिलालेख। तो यहाँ पर ऑप्शन अपना रहेगा ए नंबर, गटियाला शिलालेख। अगला प्रश्न है, शेर ए भरतपुर से किसे संबोधित किया जाता था? शेर ए भरतपुर गोकुल जी वर्मा को कहा जाता था, गोकुल जी वर्मा को। प्रश्न नंबर 110 में देखिए आप, निम्न में से सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की मांग उठाने वाले नेता कौन थे? उत्तरदायी शासन की मांग उठाई थी सबसे पहले जमनालाल बजाज ने। किसने? जमनालाल बजाज के द्वारा उठाई गई थी। सर्वहितकारी पत्रिका बूंदी से कब प्रकाशित हुई थी? सर्वहितकारी पत्रिका बूंदी से हुई थी 1879 के अंदर, 1879 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से आबियाना क्या है? आबियाना है
पानी पर लगने वाला एक टैक्स होता है, पानी पर लगने वाला एक टैक्स होता है, पानी पर लगाए जाने वाला टैक्स को आबियाना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 113। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 113 की बात करें। चीनी यात्री हैंसांग की यात्रा के समय भीनमाल में कौन सा वंश शासन कर रहा था? तो ये चावड़ा राजपूत है, यहाँ पर शासन कर रहे थे जब हैंसांग यात्रा पर आए थे। अगला प्रश्न है, बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग किस शैली में हुआ है? बुझे हुए रंगों का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है नागौर शैली के अंदर, उतरेगा इसका नागौर। प्रश्न नंबर 115 है, किस राजस्थानी रियासत में प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता था? मुसाहिब कहा जाता था जयपुर रियासत के अंदर, ऑप्शन बी रहेगा इसका, जयपुर रियासत। प्रश्न नंबर 116 देखिए आप, प्रश्न नंबर 116। प्रश्न नंबर 116, थोड़ा सा ही मिस्टेक हो रहा है। देखिए, किस क्षेत्र के सिद्धराज शासक को परमाणु के मरुमंडल का महाराज कहा जाता था? सिद्धराज शासक को मरुमंडल परमाणु के मरुमंडल का महाराज कहा जाता था। तो आबू के शासक थे सिद्धराज, उनको परमाणु के मरुमंडल का महाराज कहा जाता था। प्रश्न नंबर 117, घोड़े पर नगाड़ा रखकर बजाने वाला क्या कहलाता है? घोड़े पर नगाड़ा रखकर बजाने वाला कहलाता है मुरसिल। क्या कहलाता है? मुरसिल कहलाता है। अगला प्रश्न है अपना 118 नंबर देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये 2021 के अंदर, उतरेगा इसका 2021। प्रश्न नंबर 119 देखिए, प्रश्न नंबर 119 नंबर का प्रश्न देखिए। देखिए, भवन निर्माण और पत्थर का काम करने वाला, भवन निर्माण और पत्थर का काम करने वाली एक जाति विशेष होती है, तो जाति विशेष को कहा जाता है सिलावटियों। क्या कहा जाता है? सिलावटियों कहा जाता है। प्रश्न नंबर 119 का रहेगा अपना 3 नंबर से। अगला है, राजस्थान की वह रियासत जिसमें स्वतंत्रता से पूर्व लोक सेवा आयोग गठित था। पर देखिए, राजस्थान की वह रियासत जिसमें स्वतंत्रता से पूर्व लोक सेवा आयोग गठित था, यहाँ पर नहीं था आना था, लेकिन ये प्रश्न आपके लिए डिलीट किया जाता है। तो नहीं था की बात करें तो अजमेर के अंदर नहीं था। अगला प्रश्न देखिए आप, विवाह में दीवार पर बनाए जाने वाले चित्रों को कहा जाता है, विवाह में जो चित्र बनाए जाते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उन चित्रों को कहा जाता है गरवो, उन्हें कहा जाता है गरवो। 122 नंबर देखिए, वह स्थान जहाँ निःशुल्क भोजन और आवास की व्यवस्था होती है उसे कहा जाता है सतुकार। क्या कहा जाता है? सतुकार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 123 का उत्तर देखिए, राज्य विधानसभा में, देखिए राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा पर प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक किसकी अनुशंसा पर प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्यपाल। ठीक है ना, सी रहेगा। काष्ठ कला की खराद श्रेणी में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? खराद श्रेणी के अंदर है वो खिरनी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, खिरनी लकड़ी का। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 125 देखिए, राज्य में कामदेव रति की कुषाणकालीन, राज्य में कामदेव रति की कुषाणकालीन वर्ण मूर्ति कहां पर मिली है? तो ये मूर्ति टोंक के अंदर मिली है। कहां पर? टोंक के अंदर मिली है। अगला प्रश्न देखिए, श्राद्ध पक्ष की चतुर्दशी को कहा जाता है, तो उसे जुगात के नाम से जाना जाता है। श्राद्ध पक्ष की चतुर्दशी को जुगात कहा जाता है। प्रश्न अगला है, पुस्तक रखने का काष्ठ का उपकरण कहलाता है, तो उसे पुस्तक रखने का काष्ठ का उपकरण है वो ठणवी कहलाता है। उत्तर रहेगा इसका बी, ठणवी। 128 नंबर पे चलिए आप, 128 नंबर के अंदर प्रश्न है अपना, मकान के अंदर घुसते ही, देखिए मकान के अंदर घुसते ही आने वाला पहला कमरा कहलाता है, मकान के अंदर घुसते ही आने वाला पहला कमरा जो कहलाता है उसे बरसाली कहा जाता है। शंकुतला किस राजस्थानी साहित्यकार की रचना है? शंकुतला किस राजस्थानी साहित्यकार की रचना है? तो कर्णिदान बाहरट के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखिए 130 नंबर में, मनरेगा के अंतर्गत राजस्थान प्रदेश का पहला ऑनलाइन जिला कौन सा है? राजस्थान प्रदेश का पहला जो ऑनलाइन जिला वो है सीकर। कौन सा जिला आएगा इसके अंदर? सीकर आएगा। उत्तर आएगा इसका सी, सीकर। अगला प्रश्न अपना 131वां प्रश्न देखिए आप, तणखो आभूषण, देखिए प्रश्न नंबर 131 है, तणखो आभूषण
शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है? तन को आभूषण है, शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है? तो ये नाक में पहना जाता है। कहां पर? नाक में। राज परिवार के मनोरंजन व संगीत परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने वाला विभाग था, तो वो विभाग कहलाता था गुणिज खाना, गुणिजन खाना। ठीक है ना। अलाउद्दीन, अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन आलम शाह के मकबरे का संबंध किस जिले से है? तो यह मकबरा अलवर जिले के अंदर है। ये रहेगा ऑप्शन अलवर। अगला प्रश्न, मवेशी के विक्रय को, मवेशी के विक्रय के समय वसूली जाने वाली लाख को किस नाम से जाना जाता था? वसूली के समय जो लाख वसूली जाती थी उसे सिंगोटी कहा जाता था, सिंगोटी। घोड़े या बैलों के मुख पर शोभा के लिए बांधी जाने वाली जलरी को कहा जाता था, ये थोड़ा सा हो गया ना, जलरी को कहा जाता, ठीक है ना, जलरी को कहा जाता था मक्खी आर्णो, मक्खी आर्णो कहा जाता था। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 136 है, राजस्थान में बहु बारस, यहाँ पर करेक्शन कराया गया था, बच बारस का त्योहार है। ये बच बारस का त्योहार क्यों का महत्व क्या होता है? बच बारस त्योहार का महत्व होता है स्त्री द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु व्रत किया जाता है इस दिन। ठीक है ना, सी रहेगा इसका ऑप्शन। प्रश्न नंबर 137, रिडकोर की स्थापना, देखिए कब हुई थी रिडकोर की स्थापना? रिडकोर की स्थापना हुई थी अक्टूबर 2004 में, अक्टूबर 2004 के अंदर। अगला प्रश्न है, भव्य जैन मंदिर सतबीस देवरी किस जिले में स्थित है? सतबीस देवरी ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बसलो चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रशैली, बसलो, बसलो चित्र के लिए अलवर शैली प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन रहेगा इसका, अलवर। अगला देखिए प्रश्न, देखिए 140 नंबर है, गांव-गांव में घूमकर, गांव-गांव में घूमकर काम करने वाला श्रवणकार क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है बातड़ियो, उसे बातड़ियो। सी, सी ऑप्शन इसका रहेगा। छत्र विलास उद्यान कहाँ स्थित है? छत्र विलास उद्यान कोटा जिले के अंदर है। अगला 142 नंबर प्रश्न है, गिरवी रखी वस्तु को नए छुड़ाने की अवस्था में मालिक की स्वतः समाप्त होने का भाव कहलाता है? स्वतः जो समाप्त हो जाता है उस भाव को कहा जाता है डूम। डी रहेगा इसका उत्तर, डूम। अगला प्रश्न 143 नंबर देखिए आप, जयपुर कथक के अंदर, देखिए जयपुर कथक केंद्र की स्थापना कब की गई थी? जयपुर कथक केंद्र की स्थापना की गई थी 1978 के अंदर। ए ऑप्शन रहेगा बिल्कुल सही इसका। प्रश्न नंबर 144 देखिए, प्रश्न नंबर 144, घोड़े या ऊंट की पीठ पर कसे जाने वाला आसन क्या कहलाता है? घोड़े या ऊंट की पीठ पर कसे जाने वाला आसन क्या कहलाता है? उस आसन को कहा जाता है चार जामो, चार जामो। अगला प्रश्न देखिए, ओराई सिंचाई योजना का संबंध किस जिले से? ओराई सिंचाई योजना का संबंध है वो चित्तौड़गढ़ जिले से। प्रश्न नंबर 146, चंपा नामक उपन्यास किस राजस्थानी साहित्यकार की कृति है? चंपा नामक उपन्यास है वो नारायण अग्रवाल की कृति है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है अपना 147 नंबर, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन हुआ था? पुरातत्व या संग्रहालय विभाग का गठन हुआ था 1950 में, 1950 के अंदर। बाड़मेर की प्रसिद्ध गेर होली में पगड़ी का रंग कैसा होता है? गेर होली में पगड़ी का रंग बाड़मेर में सफेद रंग का होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 149 नंबर, उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए, उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए छोड़ी गई कृषि को कहा जाता है? उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए छोड़ी गई कृषि को कहते हैं नाक, उसे कहा जाता है नाक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 150 में देखिए लास्ट और लास्ट क्वेश्चन है, 150 नंबर प्रश्न है अपना, देखिए दुगारी झील किस जिले में स्थित है? दुगारी झील है वो बूंदी जिले में स्थित है, दुगारी झील है वो बूंदी जिले में स्थित है। तो 150 प्रश्न हमने कवर कर लिए। तो इसमें कुल 3 प्रश्न है वो डिलीट किए गए, जो डिलीट प्रश्न है उसकी संख्या 3 है। इसके अलावा कोई प्रश्न इसके अंदर बाय मिस्टेक तो कुछ गलत नहीं हुआ। आपको अगर लगता है कि किसी प्रश्न का ऑप्शन मैंने गलत बता दिया तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करके मेरे को बता सकते हो। तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, केवल इसी नंबर पर व्हाट्सअप करने के बाद आपके प्रश्न की सुनवाई की जाएगी। तो आपके पास समय आज और कल का है, आज व कल का, यानी 12 और 13 फरवरी का आपके पास समय है। उसके बाद अगर कोई प्रश्न के अंदर कोई त्रुटि कुछ और है तो उसकी सुनवाई बिल्कुल नहीं की जाएगी। उसके बाद वो ओमार सीट की जांच होनी शुरू हो जाएगी। जांच होने के बाद जल्दी परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। और परिणाम जल्द घोषित करने का कारण ये है कि आगे बोर्ड की परीक्षाएं हैं, साथ में आप कुछ विद्यार्थी ग्रेजुएशन के हैं या फिर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी परीक्षाएं होनी है। तो इस हिसाब से हमें जल्दी इस
परीक्षा का परिणाम घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिलान कीजिए आपका और कितना आप नंबर कवर कर रहे हैं, कौन सा स्थान आपका आ रहा है, क्या आपका स्थान फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज के अंदर आ रहा है, या उसके बाद जो 10 चांदी के सिक्के मिले हैं, या उसके बाद जो 40 आपको विशेष सामान के अंदर, विशेष सामान के अंदर ये नहीं है कि आपको छोटा मोटा इनाम कुछ दे दिया जाएगा, एक इस प्रकार का इनाम हो जो आपके लिए सदैव याद रहेगा। एक बड़े मंच के ऊपर, एक सांस्कृतिक मंच के ऊपर आपको आपका स्वागत किया जाएगा। तो एकलव्य कोचिंग क्लासेस की ओर से तो वह सुनहरा पल आपके लिए बहुत जल्द आने वाला है। आप अपना आकलन कर लीजिए और निश्चित हो जाइए कि आपका नंबर कितना है। आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से बता भी सकते हो कि सर मेरा नंबर है, इतने आ रहे हैं। बाकी ये ओमार शीट है वो कुछ गवर्नमेंट टीचर्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के माध्यम से चेक करवाई जाएगी, तो उनकी देखरेख में ये चेक हो रही है। तो आप अपने जांच करने के बाद नंबर है कितने आप नंबर कवर कर रहे हो, तो ये आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप करके बता सकते हो। किसी पर्सन के अंदर आपको त्रुटि नज़र आ रही है मेरे बताए जाने के बाद भी, तो आप भी मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।